और अब ऑनलाइन गेमिंग कानून से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग कानून पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये जवाब 8 सितंबर तक देना होगा। ये सुनवाई आज ही होनी थी, यानी 30 अगस्त को। A23 नाम की गेमिंग कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट गई थी और अब केंद्र सरकार से जवाब इस पर कुछ दिनों पहले संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास होने वाले इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल दे दी गई थी। कानून बन गया था और अब हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट एक गेमिंग कंपनी A23 पहुंची है, जिस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी इस वक्त जुड़े हैं। मनोज जी, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। ये तो हम सबको पता था कि आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, जहाँ तक कोर्ट की सुनवाई का सवाल है कि आज जो है A23, जैसा कि आपने बताया, एक ऑनलाइन बैटिंग कंपनी है। ऑनलाइन बैटिंग नहीं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। और इनकी जो सिस्टर कंसर्न है, यानी इनकी जो पेरेंट एक कंपनी है हेड डिजिटल वर्क्स, उसकी तरफ से ये याचिका रखी गई थी और उस पर संज्ञान लिया कोर्ट ने और उनके सामने कई अहम बातों को बताया गया। हम इस बारे में विस्तार से चर्चा तो खैर इनका अपने एक्सपर्ट से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस अधिनियम से लाखों लोगों की नौकरियां जाने का हवाला दिया गया और अधिनियम बनाने से पहले एक हफ्ते का समय क्यों नहीं दिया गया और उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया गया। ये सारी बातें उभर कर सामने आई हैं। मैं समझता हूं कि जो तारीख दी गई है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए, फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए, कि अब सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है और उनको 8 तारीख तक अपना जवाब देना होगा। सरकार को 8 तारीख तक अपना जवाब देना होगा। बहुत जल्दी हमारे लीगल करस्पॉन्डेंट संभव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ। तब तक मनोज जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं, कितना बड़ा असर पड़ता दिखेगा अब जब कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है? जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि मामला जब दो जनों से जुड़ा हो, बेशक वो सरकार से जुड़ा हुआ ही मामला क्यों ना हो, आपको अपना पक्ष रखना है। और क्योंकि यहाँ पर रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि आम आदमी को प्रभावित करती हैं, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि यहाँ सरकार को अब अपना पक्ष रखना होगा, तभी स्थिति क्लियर होगी। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में अब आने वाले समय में कुछ और कंपनियां भी जाने की तैयारी कर रही हैं और उसके लिए उनके बीच में एक मंत्रणा भी हुई है, एक मीटिंग भी हुई है और उसका लबो-लुआब जो है, जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। और ऑनलाइन गेमिंग का मामला, क्योंकि मुद्दा ये भी है कि ये राज्य का मामला है, क्योंकि लॉटरी हो, एंटरटेनमेंट हो या इस तरह से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं या बैटिंग हो, ये सब चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं और इसको चुनौती दी जा रही है इस बात को लेकर कि ये केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं आती। यही तमिलनाडु सरकार कह रही है, यही कर्नाटक सरकार कह रही है और यही गेमिंग कंपनियां कह रही हैं। इसका लबो-लुआब क्या होगा वो अब पता चलेगा। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पर सामने रखा, क्योंकि सदन में जब चर्चा हुई थी तो विपक्ष इस पर कह रहा था कि ये एक तरफा चर्चा करके केंद्र ने पास कर लिया है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि राज्य का अधिकार है, तो राज्यों की तरफ से अब इससे चैलेंज हो रहा है, तो उसके भी समीकरण अब हमारे दर्शक समझेंगे। लेकिन संभव मेरे साथ जुड़ गए। संभव, जरा विस्तार से बताएं आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए एक इंटरेस्टिंग सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई बहुत देर नहीं चली, लगभग 35-40 मिनट की ये सुनवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। और देखिए एक बात हमें समझनी होगी, जिस तरह से अभी डिस्कशन चल रहा था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, और उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपनी अधिकार होते हैं। और ये बात पहले भी उठाई जा चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लॉ ला रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने ऑनलाइन गेमिंग के लिए लॉ हैं, कानून हैं, और उसके बाद अगर इस तरह से केंद्र सरकार लाता है तो उसके जुरिस्डिक्शन पे भी कई बार कई सरकारों ने सवाल उठाए। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार कानून लाया, और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है
जब लॉ पास करने की बात आती है। लेकिन जब आज सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र के लिए अपीयर हुए इस पूरे मामले में, और उन्होंने इसी बात को रखा कि अगर ये कानून बन चुका है, दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी हो रही है, तो ऐसे में इसे रोकना एक तरह से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करेगा और एक तरह से वो क्वेश्चनेबल होगा, ये उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ सीए सुंदरम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो वहां कर्नाटक हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने ही इस मामले को बुधवार को मेंशन किया था कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने। तो जब उन्होंने इस बात को कहा कि हमें कोई ऐसा संतुष्टिजनक जवाब मिले जिससे कि ये हो सके कि जब अगली हियरिंग हो तो केंद्र सरकार के पास कोई रीजनेबल एक उत्तर होना चाहिए कि वो इस गेम को क्यों ला रहे हैं, जब राज्य सरकार स्वयं उसके पास अधिकार है, वो राज्य सरकार ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए तमाम कानून बना सकती है। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स कर्नाटक हाई कोर्ट में हो रहे थे। तब कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है, एज इन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, तो सॉलिसिटर ने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए, हम केंद्र से इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो और साथ ही साथ इस पूरे कानून का हवाला देते हुए कहा कि ये इंपॉर्टेंट एक तरह से कि इंपॉर्टेंट कानून है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 8 सितंबर के लिए रखा और साथ में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि वो एक डिटेल्ड में जवाब बताएं कि दाखिल करें कोर्ट के अंदर, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, कि उनका इस पूरे मामले पर रुख क्या है। अब ये अगली हियरिंग में ये क्लियर हो पाएगा कि केंद्र सरकार ये जो कानून लाई है उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। क्योंकि देखिए जब लीगली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हर मुद्दा, हर पहलू कोर्ट के सामने लिखित देना होता है, एफिडेविट के तौर पे देना होता है, और वहाँ पर एक फॉर्मल तरह का एक रिप्लाई फाइल करना होता है। तो उसी रिप्लाई का अब सभी को इंतज़ार रहेगा। देखिए, और बात करें अगर हम इस पर्टिकुलर ऑनलाइन बेटिंग रेगुलेशन की, तो जिस तरह से हम लगातार इस पर डिस्कशन करते जा रहे हैं, इसमें जो मनी रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जो A23 जिसकी ये याचिका थी उसका भी यही कहना था, कोर्ट के अंदर भी उसका यही कहना था, और रिटन जो उसने पिटीशन फाइल की थी सीए सुंदरम के द्वारा, वहाँ भी यही कहना था कि इस जो स्किल्ड गेम हैं उनको सरकार और कोर्ट हमेशा बढ़ावा देती आई हैं और उस पर कभी भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। और एक तरह से जो ब्लैंकेट बैन लगाया जा रहा है, पूरे तरह से जो रोक लगाई जा रही है गेम्स पर, ऑनलाइन गेम्स पर जहां पर मनी इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे आइडिया पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 तक का हवाला दिया कि पूरे तरह से उस पर भी असर करता है और इस वजह से इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए और कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये कानून क्यों लाए। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जब उनके अपने अधिकार हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अधिकार के अपने अनुसार अपने अपने कानून ला सकते हैं। केंद्र का कानून, सेंटर का कानून, क्योंकि पूरे कंट्री में एक तरह से अप्लाई होगा, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ज़रूरत है जब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने कानून ला सकती हैं, जहां पर जिस तरह की, जैसे हम देखते हैं कि एक टेक हब है बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तो अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने कानून ला सकती हैं। तो ये सब तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई। अब चूंकि नोटिस इशू हो चुका है, मामला कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है, तो आशंकाएं लगाना, तो कयास लगाना थोड़ा अभी चैलेंजिंग है और इसको अवॉइड करना अभी चाहिए। लेकिन ये ठोस है कि 8 तारीख को केंद्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण कर्नाटक हाईकोर्ट में फाइल करेगी और बताएगी कि इस पूरे कानून के पीछे उसकी मंशा क्या है। और एक तरह से ये भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेशनल एंगल है। अब वो उससे क्या कहना चाहते थे, क्योंकि वो डिटेल्ड जब एफिडेविट रिप्लाई फाइल होगा केंद्र सरकार का, तब क्लियर होगा कि इंटरनेशनल से उनका क्या मतलब था, कि किस लिए ये रेगुलेशन और इस तरह का ऑनलाइन बेटिंग रेगुलेशंस जरूरी थे। हालांकि मैं एक लास्ट लाइन में अपना समराइज करता हूं अपनी बात, कि
ऐसा नहीं है कि सभी ने इस कानून को चैलेंज किया है, क्योंकि कई ऑनलाइन बेटिंग एप्स हैं और जिन्होंने 22 तारीख की शाम को ही अपने जो मनी जिसमें इन्वॉल्व है गेम्स में, उन्हें शट डाउन कर दिया था। हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं वो इस पे ज़्यादा अच्छे से दर्शकों को बताएंगे। तो उन्होंने कई ऐसी कंपनीज ने 22 तारीख की शाम को ही बंद कर दिया था, लेकिन A23 कोर्ट तक गई और अब चूंकि नोटिस इशू हो चुका है, केंद्र सरकार को अब रिप्लाई फाइल करना है। देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा कि अगली सुनवाई में केंद्र क्या कहता है। अच्छा संभव, इससे पहले कि मैं मनोज जी का रुख करूं, मुझे संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली जो आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हैं और बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ता इस पर बात कर रहे होंगे, क्या कहना है उनका कि एक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब कानून बन जाता है और अदालत उस पर सरकार को नोटिस देती है, तो क्या हो सकता है? इन एक्सपर्ट्स का क्या सोच है? एक्सपर्ट्स क्या अंदाजे लगा रहे हैं? इस पर क्या क्या उनके ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद मैंने कई लॉयर जो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर रहा था, तो ऑफ द रिकॉर्ड वो लगभग यही कह रहे हैं। देखिए जो जिस तरह से भारत की एक तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर की पॉलिटी है, जहां केंद्र को अपने अधिकार हैं, राज्य सरकारों को अपने अधिकार हैं, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है उस पर अगर केंद्र कानून बनाता है, तो देखिए ये मानना होगा कि प्रजातंत्र में, और मानना क्या, ये फैक्ट है कि प्रजातंत्र में पार्लियामेंट सुप्रीम है और संसद सुप्रीम है। संसद कोई भी कानून ला सकती है और संसद एक कानून लेके आई है, दोनों सदनों से कानून पास हुआ है, राष्ट्रपति की मंजूरी हुई है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरह से जो भारत का रुख है, केंद्र का रुख है, उसमें अगर कोर्ट्स इंटरफेयर करती हैं तो वहाँ पर एक तरह से कई लोग इसे कभी कभी जुडिशल ओवररीच भी कहते हैं। हालांकि अगर कोर्ट अपने विद इन द राइट्स हैं किसी भी कानून को, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट किसी भी कानून को आर्टिकल 300 किसी भी चीज को चेंज भी कर सकती है संविधान में आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन कोर्ट के पास फाइनल अधिकार है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का अधिकार जो केशवानंद भारती केस है, बहुत महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसके अनुसार कोर्ट ने ठीक है संभव, ठीक है, बने रहिए संभव, आप मेरे साथ बने रहिए। मनोज जी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बाकी और कंपनियां कौन कौन सी हैं जिन्होंने अब मन बनाया, हो सकता है कि A23 ने अगर इसके जरिए केंद्र से एक जवाब फाइल करने की एक तय सीमा कोर्ट के जरिए हासिल कर ली है तो वो भी आगे बढ़ेंगी, या बाकी सब ने इस गेम ऑफ चांस को चैलेंज करने और आगे उम्मीद में कि कुछ हो जाए उसका अंदाजा लगाना शुरू कर दिया? देखिए, माई 11 सर्कल का नाम सबसे आगे आ रहा है, और क्योंकि अगर ड्रीम 11 की बात करें तो उन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल खोल दिए हैं और कह दिया है साफ तौर पर कि हमने सरकार के किसी भी फैसले की मुखालफत नहीं करनी है, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। और सबसे ज़्यादा जबकि प्रभावित वही हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा 95% जो है बिजनेस जो है वो चौपट हो गया है, चौपट होने के, और ऐसी स्थिति में अब वो अगर आप सामने नहीं आ रहे हैं तो ये भी कई तरह के सवाल तो खैर खड़े करता ही है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसा संभव जी ने बताया कि राज्य सरकारें, क्योंकि राज्य का मामला है और राज्य 3 सूचियां उन्होंने बताई, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, तो उसमें जो स्टेट में अगर अलग अलग कानून की बात की जाए तो हर स्टेट जो है इसमें पेचीदगी ये भी आएगी सामने कि अपने तरीके से उसकी व्याख्या करेगा। कोई उसमें छूट देगा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को, कोई कम छूट देगा, कोई ज्यादा छूट देगा। तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा छूट देगा वहां पर ऑनलाइन गेमिंग का जो बिजनेस है ये ज्यादा अच्छा, फिर क्या बड़ा मजेदार आपने बात रखी। फिर क्या होगा, मान लीजिए कोई स्टेट इसकी परमिशन दे देता है, ये ऑनलाइन है तो ये उस स्टेट के दायरे में चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो पूरे देश में जा रहा होगा, और जो भी उसमें बेट कर रहा होगा वो तो ये कहेगा कि हम वहां के कानून के हिसाब से चल रहे हैं। संभव जरा इस चीज को बताएं। मनोज जी कह रहे हैं कि हर स्टेट अपने हिसाब से सोच सकता है, अगर हर स्टेट का अपना इस पर अधिकार है, कोई स्टेट किसी नियम को मानेगा, दूसरा किसी को मानेगा, तो इस तरीके से तो एक जगह जो चीज इलीगल है वो दूसरी जगह लीगल हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए और एक उम्मीद भी जताई जा रही है केंद्र सरकार जब अपना रिप्लाई फाइल करेगी तो ये सब पॉइंटर्स जो आप कह रहे हैं और जो एक तरह से शक बना हुआ है या क्लैरिटी की कमी है जिसकी वजह से ये कानून को चैलेंज शायद किया गया है, क्योंकि A23 की अपनी पिटीशन थी उसमें उनका ये भी कहना था कि इससे रातों रात रोजगार चले गए और कई जो एक्सपर्ट्स थे IT एक्सपर्ट्स उनके रोजगार चले गए। और जिन लोगों से हमने बात की, हम लगातार इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका भी यही कहना था। तो ये सभी सवाल जिसमें टेक्निकल डिटेल्स की ज़रूरत है कि मान लीजिए मैं सपोज कीजिए कि कर्नाटक कोई कानून लेके आता है और मैं उस कानून के तहत वहाँ पर जो ऑनलाइन बेटिंग रजिस्टर्ड